नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर हैं और इस दौरान 272 विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण शिलान्यास उन्होंने किया है, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं को बताया। वहीं पिछली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने यहां प्रबुद्ध वर्ग को भी, चूंकि सम्मेलन को भी वो लगातार संबोधित अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, और यहां संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। ये बताया कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है और विपक्ष पे वार किया। तो कानपुर ने उद्योग जगत में पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कानपुर को खोई पहचान वापस दिलाई है। पहले कानपुर में अराजकता का माहौल था। नमामि गंगे परियोजना को यहां लागू किया गया। मां गंगा को अविरल निर्मल बनाया गया और डिफेंस कॉरिडोर का कानपुर केंद्र और कानपुर को औद्योगिक पहचान हम आगे और बड़े स्तर पर दिलवाएंगे। इन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को सरकारी नौकरी और कानपुर में 25,000 लोगों को आवास दिया गया। यानी वो उपलब्धियां जो सरकार की रही, वो योजनाएं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, उनका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पे किया। कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए, औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने उनके आवास पे नजरबंद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर भ्रमण के दौरान कोई धरना प्रदर्शन ना हो, इसलिए विधायक को नजरबंद किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सचिव कांग्रेस विकास अवस्थी समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी डेंगू की रोकथाम और इरफान सोलंकी प्रकरण में मुख्यमंत्री को मच्छरदानी भेंट करने का उन्होंने आयोजन किया था, जिसके लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया और उन्हें नजरबंद किया गया।
और फिर जब कानपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है तो मेरे घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं अनुचित हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम विपक्ष के विधायक हैं तो भी हम अपनी बात तो कहना ही चाहते हैं। कानपुर में हमारी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पे लगातार अत्याचार हुआ है। पुलिस झूठी कहानियाँ गढ़ के, झूठे सबूत गढ़ के विधायक को खत्म करने की सुपारी लेकर के आई हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहते थे और कानपुर में फैला हुआ डेंगू है, इससे बचत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मच्छरदानी भेंट करना चाहते थे, पर पुलिस का पहरा है। जल्दी ही योजना बना करके कूच की तैयारी कर। और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पे सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि बीजेपी को हिंदू और मुसलमान दोनों ने वोट किया है। आकाश सक्सेना और हम दोनों मिलकर काम करेंगे और रामपुर का विकास करेंगे। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में प्रचंड जीत मिली है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हैं। सर, रामपुर में कल नतीजे रामपुर के आए और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो रामपुर में ऐतिहासिक जीत मिली है उसका श्रेय हमारे पार्टी को और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को जाता है, क्योंकि बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से ये चुनाव लड़ा और जीता। क्योंकि ऐतिहासिक सीट थी, कभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन अब की पहली बार उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसका श्रेय सब कार्यकर्ताओं को जाता है। सर, पहले आजम खान के गढ़ में आपने सेंधमारी की, या यूं कहें कि उस किले को ढहा दिया। उसके बाद अब विकास सक्सेना ने विधानसभा के चुनाव में उस किले में भेद कर दिया। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी जब चुनाव होंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहेगी? देखिए, रामपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपना चुनाव जीतती जा रही है, क्योंकि पहले उपचुनाव लोकसभा का हुआ तो लोकसभा में हम लोग जीते और अब उपचुनाव उसका विधानसभा का हुआ, विधानसभा भी जीते। अब नगर पालिका चुनाव नज़दीक हैं और नगर पालिका भी हम लोग जीतेंगे। तो वहाँ पर कोई किसी का गढ़ नहीं है, लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता, जनता का गढ़ है वो, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है आज की तारीख में। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी रामपुर जनपद रामपुर कोई भी चुनाव हुआ, सारे चुनाव हम जीतेंगे। सर, आप लोग चुनाव जीत गए, लेकिन जो चुनाव के दिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, वही चुनाव के नतीजे के बाद भी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया। देखिए, हारने के बाद और जब कोई हारता है तब भी आरोप लगाता है, हारने के बाद भी आरोप लगाता है। अपने गर्वान में कभी नहीं झांकता कि हमारी कमियां क्या रही हैं, लेकिन हमें उन आरोपों पर नहीं जाना, हमें आगे मेहनत करनी है। और अब जैसी दोनों लोकसभा और उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव जीते हैं, उसी प्रकार अभी नगर पालिका आ रही है। नगर पालिका भी मुस्लिम बाहुल है। जो नगर पालिका जैसे हमारी टाउन है, रामपुर है, कैमरी है, स्वार है, टांडा है, ये सब मुस्लिम बाहुल हमारे इलाके हैं और मैं चाहता हूँ ये भी हम जीते। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में हिंदू लोगों के साथ साथ मुस्लिम लोगों ने भी आप लोगों को वोट किया, मुस्लिम वोट बैंक की ओर में भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने सेंधमारी की है? हाँ किया, मैं बता रहा हूँ, लोकसभा से शुरुआत हुई, मुस्लिम हमने प्यार से वोट मांगा लोगों के बीच में जाकर, और मैं पूरे जिले में घूमा और लोगों से मैंने अपील की कि है ना कि भाजपा के साथ आप जुड़िए और भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। जहाँ हमारी पार्टी किसी आप लोगों के साथ पक्षपात नहीं कर रही, जो भी योजना आ रही है सबका बराबर का लाभ हमारी पार्टी दे रही है आपको, है ना, तो हमसे दूर क्यों हैं आप लोग? तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मुसलमान हुआ और जहाँ हिंदू सब लोग मिलकर चल रहे हैं और वहाँ पर रामपुर में इतिहास रचने का काम किया। जो सीट हम कभी जीत नहीं सकते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती है। और सहारनपुर से खबर है, जहां प्रार्थना पत्र गायब करने के मामले में 8 दारोगा फंसे हैं। सहारनपुर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है और सभी दारोगाओं पर पहले थाना सदर बाजार में ये तैनात थे। आरोपी 8 दारोगा के खिलाफ जांच बैठाई गई है और एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो सभी दारोगा पहले थाना सदर बाजार में तैनात थे। तो आरोपी 8 दारोगा के खिलाफ जांच बैठाई गई है, अब जांच की जा रही है। इन पे गंभीर आरोप, एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है पूरे। तो प्रार्थना पत्र गायब करने के मामले में 8 दारोगाओं का नाम आया, जिसके बाद अब इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और एसएसपी के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। सभी दारोगा पहले थाना सदर बाजार में तैनात थे। तो आरोपी 8 दारोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं
और एसएसपी की कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश की गई है, एक बड़ी कार्रवाई, जहां प्रार्थना पत्र गायब हुए थे और इस मामले में 8 दारोगाओं का नाम आया और सहारनपुर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सभी दारोगा पहले थाना सदर बाजार में तैनात थे और अब आरोपियों के खिलाफ जांच बैठाई गई है, जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, आगे कार्रवाई की जा रही है। तो सहारनपुर से खबर, जहां प्रार्थना पत्र गायब करने के मामले में 8 दारोगा का नाम आया है और सहारनपुर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इनके खिलाफ जांच की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों में कई जगह जहां पे भी पुलिस ने गड़बड़ी की, वहां पे बड़े एक्शन लिए गए हैं। संदेश सीधा साफ है कि गलत बख्शा नहीं जाएगा। विनीत शर्मा हमारे संवाददाता सहारनपुर से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, प्रार्थना पत्र गायब करने का यह मामला, 8 दारोगियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, दारोगा जो थे वो लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं और क्योंकि लगातार शिकायत उन्हें मिल रही थी, ये जो दरोगा थे इनके खिलाफ शिकायत उन्हें मिली थी, तो ये दरोगा सदर बाजार जो थाना है वहाँ पे ये तैनात थे पूर्व में। तो जब इनकी वहाँ से जब इनका ट्रांसफर हुआ तो तभी इन्होंने थाने से जब इनका ट्रांसफर हुआ तभी इन्होंने जो शिकायती पत्र थे, जो प्रार्थना पत्र थे, वो इन्होंने वहाँ पर गायब कर दिए। इसकी शिकायत लगातार कप्तान को हुई। इसके बाद कप्तान ने इनकी जांच कराई और फिलहाल जांच के बाद फिलहाल जो थाना सदर बाजार है वहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही फिलहाल जो दरोगा है, 8 दरोगा, ये फिलहाल अलग अलग थानों में तैनात है इस वक्त। जी, लेकिन ऐसे में विनीत, ये बड़े क्योंकि दारोगा हैं और 1-2 नहीं बल्कि 8 दारोगा जिनका नाम इस पूरे मामले में आया, इस प्रकरण में आया, और एसएसपी की इस कार्रवाई के बाद पूरे महकमे में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और मुकदमा दर्ज होना एक बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और जैसे ही कप्तान ने ये मुकदमा दर्ज कराया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो विभाग है वहाँ पर हंसकर भी मच गया, क्योंकि ऐसे में एक लापरवाही जो लोग थाने पर आए वो अपनी प्रार्थना पत्र ले गए, अलग अलग मामलों के वो प्रार्थना पत्र थे। ऐसे में दरोगाओं के द्वारा कार्रवाई ना करना, उनको हल्के में लेना, ये सबसे बड़ी बात वहाँ पर हो गई थी। और उसी की शिकायत जब कप्तान को की गई तो कप्तान ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया और इन जो दरोगा है, 8 दरोगा है, उन सभी के खिलाफ जांच फिलहाल यहाँ पे बैठा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। तो यहाँ पे सभी 8 दारोगा पहले थाना सदर बाजार के अलग अलग थानों में तैनात थे और आरोपियों के खिलाफ अब जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पे और पूरे पुलिस महकमे में इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह पर जुर्माना लगा है और एमडी पर विद्युत नियामक आयोग ने जुर्माना लगाया है। भवानी सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा है और विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने एमडी पर जुर्माना लगाया है। 19 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग ने तलब किया था और निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम वसूलने पर आयोग पूरी तरह से यहां पे सख्त है और विद्युत सामग्री पर मनमाने ढंग से जीएसटी का यह मामला है और बिजली कंपनियों की तरफ से 100 करोड़ रुपए वसूले गए थे। तो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने याचिका दायर की गई थी और उसके बाद यहां पे जुर्माना लगाया गया है। बिजली कंपनियों की तरफ से 100 करोड़ रुपए वसूले गए थे और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने याचिका दायर की थी और अब इस मामले पर कई तरह के, चूंकि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह पर जुर्माना लगा है। ज्यादा जानकारी नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से देंगे। नीलेश, भवानी सिंह पर जुर्माना लगाया गया है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जो वसूली की कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं दाम से अधिक वसूली की कार्रवाई की थी। 2 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी, जिसको लेकर 19 सितंबर को विद्युत नियामक आयोग ने मध्यांचल एमडी को तलब किया था और तलब करने के बाद फटकार भी लगाई थी। साथ ही साथ बात करें तो अब मध्यांचल एमडी खंगरौत के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता से जो मानक है, मानक से अधिक पैसे ना वसूले जाए और जो
दरें हैं उन्हीं दरों के अनुसार ही पैसे वसूले जाए। जब इसकी शिकायत नियामक आयोग में की गई थी, उसके बाद लगातार इस पर जांच हुई और जांच करने के बाद जब ये साफ निकल कर आया कि अब उपभोक्ताओं से जो दर है उससे अधिक पैसा वसूला गया, जिसके बाद एमडी मध्यांचल के ऊपर 10,000 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि जो दरों से ज्यादा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारी और कर्मचारी थे, जो उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे वसूली कर रहे थे, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर 10,000 रुपए महज जुर्माना लगाने के बाद ही ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो 10,000 रुपए का भवानी सिंह पर जुर्माना लगाया गया है। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने एमडी पर यह जुर्माना लगाया है। और उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। राजेश कुमार विशेष सचिव राजस्व बनाए गए हैं, जबकि लेखपाल सिंह विशेष सचिव परिवहन और राम नारायण सिंह यादव विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो यहां पे लगातार अलग अलग विभागों में अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। और खेमपाल सिंह विशेष सचिव परिवहन और राम नारायण सिंह यादव विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन। और यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। पिछले कई दिनों में कई आईपीएस कई आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया, उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया, परिवर्तन लाया गया। और एक बार फिर 3 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तो यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी 3 आईएएस अफसर हैं जिनको इधर से उधर किया गया। क्या ये रूटीन था या फिर इसके पीछे कोई और वजह बताई जा रही है? बिल्कुल ये रूटीन तबादले हैं। खास तौर पर अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन विभागों में खासा ध्यान दे रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये विभाग कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। अगर हम इन अफसरों की बात करें तो राजेश कुमार, जो कि निदेशक समाज कल्याण हुआ करते थे, हालांकि उनको नई तैनाती में विशेष सचिव राजस्व का चार्ज दिया गया है। वहीं अगर हम खेमपाल सिंह की बात करें तो अपर आयुक्त और अपर निबंधक सहकारिता के पद पर तैनात थे, अब उनको विशेष सचिव परिवहन के पद पर तैनात किया गया है। हालांकि राम नारायण सिंह की अगर हम बात करेंगे तो वो विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में थे, लेकिन अभी उनको विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया। तो सीधे तौर पर जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं ऐसे अफसरों के तबादले कर रही है, उनको बेहतर स्थानों पर बैठा रही है, खासतौर पर वो अफसर जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है उनको कहीं न कहीं ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। हालांकि ये तीनों अफसर विशेष सचिव स्तर के हैं और तीनों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। और निश्चित है कि इन विभागों को लेकर खासा ध्यान भी प्रदेश सरकार लगातार दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चूंकि निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में तबादले नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उपचुनाव के चलते यानी आप ये कह रहे हैं कि रूटीन तबादले थे ताकि व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं ऑस्ट्रेलिया के निवेशक और प्रदेश की सेक्टोरल नीतियों पर सीएम योगी से चर्चा उन्होंने की। और जीआईएस वैश्विक उद्योग जगत का बेहतरीन मंच है, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। मेहनत के लिए प्रोत्साहित करती हैं चुनौतियां, सीएम ने यह भी कहा। और प्रदेश में दुनिया की सबसे उर्वरक, तो मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश जो है वो सुरक्षा, सुशासन और कनेक्टिविटी के लिहाज से निवेश के लिए सबसे बेहतर है और यूपी में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल बनाया गया है। तो सीएम योगी से मिले हैं ऑस्ट्रेलिया के निवेशक और इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई। प्रदेश की सेक्टोरल नीतियों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई और जीआईएस वैश्विक उद्योग जगत का बेहतरीन मंच है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा। तो मेहनत के लिए प्रोत्साहित करती हैं चुनौतियां, सीएम ने यह भी कहा। और प्रदेश में दुनिया की सबसे उर्वरक भूमि है और यूपी में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल है। तो उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश और निवेशकों को आकर्षित किया जाए, इसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं और उद्योगपतियों को इस बात के लिए भरोसा दिलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है निवेश के लिए।
और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां भूमाफियाओं पर सख्त है यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र सिंह और एसडी शैलेंद्र सिंह भूमाफियाओं पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। बुलडोजर की फौज लेकर वो खुद निकले और जहां भी दिखा अवैध अतिक्रमण वहां पे बुलडोजर खड़ा कर दिया। शैलेंद्र सिंह ने 100 करोड़ से ज्यादा की भूमि खाली कराई है, तो यमुना अथॉरिटी की टप्पल में कार्रवाई चल रही है और जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है वहां कार्रवाई की जा रही है। तो शैलेंद्र सिंह ने 100 करोड़ से ज्यादा की भूमि कब्जा मुक्त कराई है। और आगरा के छावनी परिषद के वार्ड 1 से 8 तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है और बता दें कि छावनी बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों की माने तो कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ के पास जनता से ना मिलने और ना ही फोन उठाने तक का वक्त है। वहीं समाज सेवी नरोत्तम शर्मा की मांग है कि छावनी बोर्ड के सीईओ के कार्यकाल में हुए कार्यों की सही से जांच कराई जाए, तभी हो रही धांधली का पता चलेगा। और बहराइच के थाना दरगाह शरीफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली, जहां पुलिस ने आज एक मादक पदार्थ तस्कर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो स्मैक की खेप लेकर नेपाल जाने की फिराक में था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानजीत सिंह ने बताया कि तलाशी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गुलाबी रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 210 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी में बहराइच का नाम आना बहुत स्वाभाविक सा है, क्योंकि नेपाल राष्ट्र से जुड़ा हुआ ये इलाका है और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें एसटीएफ की और एटीएस की सबकी यहाँ लगी रहती हैं। बहराइच पुलिस भी सतर्क है। इसी सतर्कता की कड़ी में आज इंस्पेक्टर दरगाह शरीफ को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने नसीम रायनी पुत्र अब्दुल्ला निवासी हसनपुर टांडा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 210 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.25 करोड़। और लखीमपुर खीरी में मूड़ा गांव के पास सड़क किनारे दंपति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस डबल मर्डर से इलाके में दहशत है और लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक दंपति भीरा थाना क्षेत्र के गांव कन्नापुर के रहने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि बुजुआ से बाइक पे घर लौट रहे थे और लोहे की रॉड से वार कर महिला की हत्या की गई है। हालांकि पति के शरीर पे चोट के निशान नहीं है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।